आज की हमारी बातचीत एक ऐसे रिश्ते पर है जो हर ग्राफिक डिजाइनर की जिंदगी का मतलब सेंटर होता है। और सच कहें तो कभी-कभी सिर दर्द भी। क्लाइंट्स। ये रिश्ता एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कभी शानदार तो कभी बेहद उलझावा। बिल्कुल, ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ क्रिएटिविटी, बिजनेस और इंसानी साइकोलॉजी सब आके टकराते हैं। और इसी टकराव में या तो कुछ बेहतरीन बनता है या फिर सब बिखर जाता है। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास है एड्रियन शॉगनेसी की किताब हाउ टू बी ए ग्राफिक डिजाइनर विदाउट लूजिंग योर सोल का 7वां चैप्टर। आज हमारा मकसद सिर्फ टिप्स देना नहीं है, बल्कि इस रिश्ते की परतों को खोलना है, क्लाइंट की सोच को समझना है। हाँ, और ये जानना है कि एक कामयाब और मजेदार पार्टनरशिप असल में बनाई कैसे जाती है। एग्जैक्टली। सही कहा। ये सिर्फ क्या करें कि लिस्ट नहीं होने वाली है, ये ऐसा क्यों करें कि एक गहरी समझ है। मकसद ये है कि एक डिजाइनर अपनी कला, अपनी सोल को बचाए रखते हुए क्लाइंट्स के साथ कैसे फल फूल सकता है। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे आम डिजाइनर कंप्लेंट से शुरू करते हैं। सारे क्लाइंट्स बुरे होते हैं, हर डिजाइनर कभी ना कभी ये सोचता है। लेकिन शॉगनेसी अपनी किताब में एक बड़ी अजीब बात कहते हैं। उन्हें आसान क्लाइंट से ज्यादा मुश्किल क्लाइंट्स पसंद है, वो क्लाइंट्स जो उन्हें चैलेंज करते हैं। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? सुनने में उल्टा लगता है, हाँ, लेकिन ये पूरे रिश्ते की बुनियाद को ही बदल देता है। देखिए, 1946 में डिजाइनर मिशा ब्लैक ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा काम तब होता है जब डिजाइनर की सहज कला और क्लाइंट की समझदारी एक साथ आती है। ये बराबरी की साझेदारी है। आसान क्लाइंट शायद हर चीज पर हाँ कह दे, लेकिन वो आपको बेहतर नहीं बनाता। एक मुश्किल क्लाइंट जो सही सवाल पूछता है, जो आपको चैलेंज करता है, वो असल में आपको और ज्यादा क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो जीत उस बहस में नहीं है, जीत उस बेहतरीन सोल्यूशन में है जो उस बहस के बाद निकलता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजाइनर्स का वो जो एक एटीट्यूड होता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सिखाने दो। हाँ, कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सही है। हाँ, एग्जैक्टली, वो असल में गलत है। पर अगर क्लाइंट कोई बहुत ही खराब फॉन्ट या कलर चुन रहा हो, तो क्या हमारा काम उन्हें एजुकेट करना नहीं है? कहाँ है वो लाइन जहाँ प्रोफेशनल गाइडेंस वो घमंड वाला सिखाना बन जाता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। डच लेखक रॉबिन किनरॉस के मुताबिक क्लाइंट को सिखाना एक तरह का घमंड है और ज्यादातर ये तरीका फेल होता है। लाइन यहाँ है, आपका काम उन्हें डिजाइन थ्योरी का लेक्चर देना नहीं है, आपका काम है ये समझाना कि आपके फैसले उनके बिजनेस के लिए बेहतर क्यों हैं। गाइडेंस का मतलब है ऑप्शन देना और हर ऑप्शन का नतीजा समझाना। सिखाने का मतलब है ये मान लेना कि वो कुछ नहीं जानते। बेहतर अप्रोच है ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढना जो अच्छे डिजाइन की वैल्यू समझते हो। पर ऐसे क्लाइंट्स मिलते कहाँ हैं? वही तो, किताब ये भी मानती है कि ऐसे क्लाइंट्स दुर्लभ हैं, उन्हें जीतना पड़ता है। सिर्फ एक सुंदर पोर्टफोलियो दिखाकर नहीं, बल्कि ये साबित करके कि आप उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और आपका डिजाइन सिर्फ सुंदर नहीं है, वो काम करता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की नींव है सम्मान, सिखाने की कोशिश नहीं। अब रिश्ते की एक और परत पर आते हैं। एक और टिप जो हर सीनियर डिजाइनर देता है, अपने क्लाइंट से कभी दोस्ती मत करो। लेकिन किताब कहती है कि दोस्ती मुमकिन भी है और फायदेमंद भी। यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ संतुलन ही सब कुछ है। असल मुद्दा दोस्ती नहीं है, बल्कि दो अलग अलग वैल्यू सिस्टम का टकराना है। एक प्रोफेशनल रिश्ता लेन देन पर आधारित है, जहाँ आप वैल्यू डिलीवर करते हैं। दोस्ती इमोशंस और आपसी लगाव पर बनी है। अच्छा, अब सोचिए, जब एक कड़वा बिजनेस क्रिटिसिज्म उस इमोशनल स्पेस में घुसता है, तो रिश्ते की नींव हिल सकती है। मतलब काम से जुड़ी एक तीखी टिप्पणी दोस्ती को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। एग्जैक्टली। इसीलिए किताब कहती है कि रिश्ते की बुनियाद हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। मिशा ब्लैक की बराबरी की साझेदारी वाली बात यहाँ फिर से लागू होती है। सम्मान पहले आता है, अगर उस सम्मान के ऊपर दोस्ती पनपती है तो वो एक बोनस है, जरूरत नहीं। इसका एक क्लासिक उदाहरण नेविल ब्रॉडी और द फेस मैगजीन का दिया गया है। एडिटर निक लोगन ने ब्रॉडी को पूरी आजादी दी और नतीजा शानदार रहा। पर ये तो एक सपने जैसी सिचुएशन लगती है जो असल दुनिया में कम ही होती है। हाँ, ये सपने जैसी लगती है, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। किताब बताती है कि निक लोगन ने ब्रॉडी को हायर करने से पहले 9 महीने तक इंतजार किया था। ये सिर्फ एक नौकरी देने जैसा नहीं था,
हमें समझना होगा कि 80 के दशक में द फेस कोई आम मैगजीन नहीं थी, वो एक कल्चरल लैंडमार्क थी। राइट। और ब्रॉडी उस वक्त टाइपोग्राफी और लेआउट के सारे नियम तोड़ रहे थे। तो लोगन का ब्रॉडी को पूरी आजादी देना सिर्फ भरोसा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा क्रिएटिव और कमर्शियल रिस्क था। और इस रिस्क का नतीजा एक ऐसी आइकॉनिक डिजाइन लैंग्वेज जो आज भी डिजाइनर्स को प्रेरित करती है। वाह। ये इस बात का सबूत है कि जब क्लाइंट डिजाइनर पर गहरा भरोसा करता है तो जादू हो सकता है, पर ये भरोसा कमाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने रिश्ते की नींव बना ली, दोस्ती और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस समझ लिया। पर हर पार्टनरशिप की तरह यहाँ भी असहमति तो होगी, और यहीं पर वो पुरानी कहावत आती है जिससे हर डिजाइनर नफरत करता है, द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। हाँ, और किताब इस बात को सिरे से खारिज करती है। और करना भी चाहिए। ये कहावत कस्टमर सर्विस के लिए बनी थी, क्रिएटिव कोलैबोरेशन के लिए नहीं। टोमेटो स्टूडियो की जॉन वॉविकर कहते हैं कि एक युवा डिजाइनर के तौर पर आपको ये अधिकार हासिल करना सीखना होगा कि आप बेहतर तरीकों के लिए लड़ सके। मतलब झगड़ा करें? नहीं, लड़ने झगड़ने का मतलब नहीं, मतलब तर्क के साथ अपनी बात रखना। अगर आप चुपचाप हर बात मानते जाएंगे तो आप एक डिजाइनर नहीं, सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर रह जाएंगे जिसका काम कमांड फॉलो करना है। आपका काम क्लाइंट को खुश करना नहीं है, आपका काम है उनके लिए सही सोल्यूशन खोजना, भले ही वो सोल्यूशन उन्हें पहली बार में पसंद ना आए। पर ये किया कैसे जाए बिना क्लाइंट को नाराज किए या प्रोजेक्ट को खतरे में डालें? किताब में एक बड़ी दिलचस्प स्ट्रैटेजी का जिक्र है। अगर कोई क्लाइंट किसी ऐसे आइडिया पर अड़ा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो लड़ने के बजाय कहें, ठीक है, मैं इसे आजमा कर देखता हूँ। हाँ, और ये बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल मूव है। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा पैसिव एग्रेसिव नहीं लगता? क्या क्लाइंट को ऐसा नहीं लग सकता कि आप सिर्फ अपना पॉइंट साबित करने के लिए उनका समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो ऐसा लग भी सकता है। लेकिन इसका असली मकसद क्लाइंट को गलत साबित करना नहीं है। मकसद है उन्हें ये महसूस कराना कि उनकी बात सुनी गई है। जब आप कहते हैं मैं इसे ट्राई करता हूँ, तो आप तुरंत होने वाले टकराव को टाल देते हैं, आप उन्हें सम्मान देते हैं। अच्छा। फिर आप उनके आइडिया पर ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन साथ ही आप अपना वो वर्जन भी तैयार रखते हैं जो आपको लगता है कि बेहतर है। होता यह है कि 9 बार 10 में से जब क्लाइंट अपने आइडिया को असल में विजुअली देखता है तो उन्हें खुद उसकी कमजोरियां नजर आ जाती है। ये उन्हें बताने से कहीं ज्यादा असरदार है। मतलब ये विश्वास बनाने का एक तरीका है? बिल्कुल, ये दिखाने का कि आप दोनों एक ही टीम में हैं और बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और जानते हैं, यही अप्रोच हमें सीधे अगले और शायद सबसे जरूरी स्टेज पर ले आती है, क्योंकि अक्सर ये असहमति जीती या हारी जाती है प्रेजेंटेशन टेबल पर। हाँ, प्रेजेंटेशन। किताब इसे डिजाइनर के कम्युनिकेशन स्किल्स का अंतिम परीक्षण कहती है। ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें दिखाना नहीं है। कई डिजाइनर, खासकर नए लोग, इससे बहुत घबराते हैं। और इसी घबराहट में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। किताब में एक सुनहरा नियम दिया गया है, पहले उन्हें बताओ कि तुम क्या दिखाने वाले हो, फिर उन्हें दिखाओ, और फिर उन्हें बताओ कि तुमने क्या दिखाया है। ये तो काफी सीधा लगता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये कॉग्निटिव लोड मैनेज करने का तरीका है। आप अपने क्लाइंट को एक दिमागी नक्शा दे रहे हैं ताकि वो ये समझने में एनर्जी ना वेस्ट करे कि आप कहाँ जा रहे हैं। इससे वो आपके आइडिया के क्या और क्यों पर फोकस कर पाते हैं। और किताब कहती है कि प्रेजेंटेशन के ठीक बाद ये पूछना, तो आप क्या सोचते हैं, एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? ये तो एक नेचुरल सवाल लगता है। ये नेचुरल लगता है, लेकिन इससे आप बातचीत का कंट्रोल खो देते हैं। आप उन्हें एक खाली कैनवस देते हैं जिस पर वो अपनी सारी शंकाएं और डर पेंट कर सकते हैं। ओह, ओके। इसके बजाय आपको बातचीत को लीड करना है। आपको उन्हें उस सफर पर ले जाना है जो आपने तय किया है। ये बताना है कि ब्रीफ क्या था, आपने किन चुनौतियों को पहचाना, और आप इस खास डिजाइन सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे। आपका तर्क क्या था। प्रेजेंटेशन सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं है, ये आपकी सोच, आपके प्रोफेशनल रवैये और उस भरोसे के बारे में है जो आप बना रहे हैं। तो लक्ष्य उनकी राय पूछना नहीं, बल्कि अपने फैसलों के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझाना है। बिल्कुल, आपको एक कहानी सुनानी है। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपका व्यवहार सहज और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। ये एक परफॉर्मेंस की तरह है। आपको सुनना भी है, लेकिन बातचीत की दिशा आपको तय करनी है। जब आप अपनी बात खत्म करें, तब आप पूछ सकते हैं, क्या इस अप्रोच को लेकर आपके कोई सवाल है? ये
आप क्या सोचते हैं से बहुत अलग और ज्यादा फोकस्ड सवाल है। ऐसा लगता है कि मिशन पूरा हो गया, लेकिन किताब कहती है कि असली काम तो अब शुरू होता है, उस अच्छे क्लाइंट को बनाए रखना, और यहीं पर ज्यादातर डिजाइनर चूक जाते हैं। इसे किताब में फर्स्ट जॉब सिंड्रोम कहा गया है। डिजाइनर एक काम खत्म होते ही अगले नए और रोमांचक प्रोजेक्ट की तलाश में लग जाते हैं और पुराने क्लाइंट को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, आपको उनके बिजनेस में सक्रिय रुचि दिखानी होगी। मतलब एक सफल प्रोजेक्ट के बाद अक्सर एक शांत दौर आता है। उस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी साथ में लंच पर जाना या उनके इंडस्ट्री से जुड़ी कोई दिलचस्प जानकारी उनके साथ शेयर करना। ये एक छोटा सा निवेश है जो लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा देता है। एक खुश पुराना क्लाइंट 10 नए क्लाइंट से बेहतर है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू आता है, एक क्लाइंट को निकालना। ये सुनने में ही बहुत कठोर और डरावना लगता है, खासकर जब आपको पैसों की जरूरत हो। किताब कहती है कि ये जरूरी हो सकता है, पर यह फैसला कब और कैसे लिया जाना चाहिए बिना सारे पुल जलाए। ये तब जरूरी हो जाता है जब कोई क्लाइंट शोषक बन जाए। वो जो आपके काम की इज्जत नहीं करता, लगातार डेडलाइन बदलता है, आपका समय बर्बाद करता है और सबसे बढ़कर समय पर भुगतान नहीं करता। ऐसे रिश्ते आपकी क्रिएटिव एनर्जी और मानसिक शांति को दीमक की तरह खा जाते हैं। किताब की सलाह है कि मामले को बहुत बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए। लेकिन वो बातचीत की कैसे की जाए? वो फोन कॉल या ईमेल कैसे लिखा जाए? विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से। आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही फिट नहीं है, या आपके वर्कफ्लो में कुछ बदलाव आया है जिसकी वजह से आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। दोष देने की जरूरत नहीं है, बस प्रोफेशनल तरीके से रिश्ते को खत्म करें। ये मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, एक बुरा क्लाइंट आपकी वो जगह और एनर्जी ले रहा है जो एक अच्छे क्लाइंट के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। ये आपके बिजनेस और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो डिजाइनर और क्लाइंट का रिश्ता किसी जंग को जीतने जैसा नहीं है। ये एक साझेदारी है जिसे लगातार सींचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इसमें सिर्फ डिजाइन स्किल्स ही नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक समझ, रणनीतिक संवाद और प्रोफेशनल ईमानदारी की भी उतनी ही जरूरत है। ये बिल्कुल सही है। ये एक दो तरफा रास्ता है जहाँ दोनों को एक दूसरे की दुनिया को समझना पड़ता है। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है, ये पूरी किताब और हमारी चर्चा क्लाइंट को संभालने के बारे में है, लेकिन उस रिश्ते के भीतर एक डिजाइनर के अपने अहंकार, अपनी असुरक्षाओं और अपने डर को संभालने के बारे में क्या? शायद किसी भी डिजाइनर के लिए सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी क्लाइंट वो खुद होता है। आत्म जागरूकता यानी खुद को समझने की काबिलियत हर प्रोफेशनल बातचीत की दिशा को कैसे बदल सकती है।